जय हिंद स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट पे। आज आ गए हम स्टूडेंट्स आपके लिए लेके एक और नया वीडियो, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 13 अवर एनवायरनमेंट, जो कि बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। क्लास 10th का भी लास्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड एंड एमपी बोर्ड के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर्स को विदाउट वेस्टिंग टाइम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, और इससे आपके बोर्ड्स में 2-3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, रिटन क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक, अपने इस चैप्टर को और अपनी इस ब्यूटीफुल सी क्लास को। चलिए स्टूडेंट, पहला ही हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है पहले तो हमें यही जानना पड़ेगा इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर का नाम है आवर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में स्टूडेंट्स क्या होता है, एनवायरनमेंट जो होता है वो कंटेन करता है ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सारी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स किसके अंदर आ जाती हैं, एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती हैं। इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स आप आपकी सराउंडिंग में देख रहे हैं ना, वही ऑल लिविंग थिंग्स and non-living things in your surrounding, things in your surrounding। जितनी भी हम लिविंग थिंग्स देख रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स देख रहे हैं हमारी सराउंडिंग में, वो सब किसके अंदर आ रहा है, एनवायरनमेंट के अंदर आ रहा है। एनवायरनमेंट एक बहुत ब्रॉड टर्म है, एक ब्रॉड टर्म है, इसको हम आवर सराउंडिंग्स भी कहते हैं। आवर सराउंडिंग, हमारी जो सराउंडिंग है वही हमारा एनवायरनमेंट है। हमारी जो सराउंडिंग है वही एनवायरनमेंट है। अब एनवायरनमेंट में लाइफ कैसे है ना, कि ऑर्गेनिज्म कैसे जी पा रहे हैं, कैसे इस जो है एनवायरनमेंट में लाइफ है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मतलब लाइफ किसकी वजह से है, लाइफ किसकी वजह से, लाइफ बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनकी इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म विथ एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिजम्स की क्या है, इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म की क्या होती है स्टूडेंट्स, इंटरेक्शन होती है, जिससे क्या होता है, लाइफ बनती है ना। इस एनवायरनमेंट में लाइफ कहाँ से आई, लाइफ आई इंटरेक्शन हुआ जब हमारे एनवायरनमेंट का और हम में इंटरेक्शन हुआ, तब जाके यहाँ पे लाइफ। हम क्यों जी पा रहे हैं, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट और हम में क्या इंटरेक्शन है। हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्लांट्स से फूड ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, सनलाइट का यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंटरेक्शन की ही वजह से यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब जब स्टूडेंट्स इंटरेक्शन की बात आती है तो दो चीज़ों के बीच इंटरेक्शन होता है, एक बायोटिक और एक नॉन ए बायोटिक। दो कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बीच इंटरेक्शन होता है। तो उस इंटरेक्शन को पढ़ने के लिए बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स में हम पढ़ेंगे एक नई टर्म, इकोसिस्टम। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, सराउंडिंग से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड। एनवायरनमेंट क्या है, सारी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो कि हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट है। लाइफ कैसे है, लाइफ उस इंटरेक्शन की वजह से है, हमारी इंटरेक्शन किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ, उसकी वजह से क्या है स्टूडेंट्स, लाइफ है। चलिए अब डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म को, इकोसिस्टम। ये तो इंट्रो था इस चैप्टर का, इस इंट्रो को करते हैं अब। यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है, एनवायरनमेंट इज करके, व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो 4 ऑप्शन होंगे, एक होगा आवर सराउंडिंग्स और अदर। तो आपको आवर सराउंडिंग्स उसमें टिक कर देना है। वैसे इससे अगर आएंगे भी चूज अप, तो वो फूड चेन और फूड वेब से ही आएंगे। चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इकोसिस्टम। क्या है स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स,
ये जो इकोसिस्टम होता है वो फंक्शनल यूनिट होती है नेचर की। हमारा जो नेचर है उसकी फंक्शनल यूनिट कौन है? इकोसिस्टम। यानी कि हम हमारे पूरे अर्थ में देखें तो बहुत सारे इकोसिस्टम है। डेजर्ट एक इकोसिस्टम है जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना। फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है जहाँ पर पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। पॉन्ड एक अपना इकोसिस्टम है। रिवर एक अपना इकोसिस्टम, मतलब वहाँ के लोग रिवर में ही रह रहे हैं ना। क्रोकोडाइल का होना, फिशेस का होना, और भी चीज़ों का होना, एल्गे का होना, तो अलग अलग इकोसिस्टम हमारे नेचर में होते हैं। तो ये होता क्या है इकोसिस्टम? दैट इज़ फंक्शनल यूनिट ऑफ, मतलब यहीं पे फंक्शन हो रहा होता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, नेचर की फंक्शनल यूनिट यही होती है। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, नेचर की फंक्शनल यूनिट है ये। पहली चीज़, वेयर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट। यहाँ पर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? फंक्शनल यूनिट है नेचर की, जहाँ पे बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। अब क्या होता है? बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं। अब ये दो तरीके से होता है। इसके पहले टाइप्स अपन डिस्कस करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि लिविंग, एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। चलिए पहले डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फॉरेस्ट, डेजर्ट, पॉन्ड, लेक। कुछ होते हैं नेचुरल, पहला टाइप होता है नेचुरल। नेचुरल क्या? इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम। इसके एग्जांपल्स देखते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। फॉरेस्ट्स नेचुरल मतलब जो नेचर ने हमें दिए। आर्टिफिशियल जो मैन बनाएगा, मैन मेड इकोसिस्टम, ये नेचुरल इकोसिस्टम्स है। फॉरेस्ट्स हुए, डेजर्ट्स हुए, पॉन्ड्स हुए, लेक्स, रिवर्स हुई, है ना। ये सब आपके क्या हैं? रिवर्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ये सब आपके स्टूडेंट जो हैं वो नेचुरल इकोसिस्टम है। अच्छा, अभी आप इसमें भी दो चीज़ें रुकिए, आपको जरा मैंने एक यहाँ पर डिफरेंस नहीं बताया। ये हम लिख रहे हैं लैंड वाली यानी टेरेस्ट्रियल, फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड। यहाँ पे एक और लिख लिया ग्रासलैंड, GRASSLAND, ग्रासलैंड। ये कैसे है स्टूडेंट्स? ये जो है ये तीनों, ये है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड वाली, जो लैंड पे है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है ये। कौन सी इकोसिस्टम? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है ये। किस में? नेचुरल इकोसिस्टम में। दूसरा इसी में ही, मतलब नेचुरल इकोसिस्टम में एक तो हो गया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ये। अब एक देख रहे हैं हम एक्वेटिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हम इको ही लिख रहे हैं बस। एक्वेटिक में आ जाएंगे आपके रिवर, पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। ये आप कैसे हुई? एक्वेटिक यानी कि पानी वाले। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड वाले, और जो एक्वेटिक होता है उसका मतलब होता है वाटर वाले। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? वाटर वाले। नोट दिस स्टूडेंट्स, दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम। आपको एक और लिखवा देते हैं यहीं पे। ये रहा फर्स्ट टाइप। अभी सेकंड टाइप, दैट इज कौन सा है सेकंड टाइप? आर्टिफिशियल। अभी तक हमने जितने भी डिस्कस किए ना स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फॉरेस्ट में भी बहुत से बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट करते हैं। जैसे प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल के साथ इंटरेक्ट करके ग्रो हो रहे होते हैं। मंकीज जो होते हैं वो ट्रीज के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और वहाँ से फूड ले रहे होते हैं। तो मतलब बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अभी हम आपको बताएंगे भी बायोटिक क्या है और एबायोटिक क्या है। अभी आप नोट करिए, आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड,
ये कैसे होते हैं, मैन मेड, जो कि हमने बनाए, मैन मेड, यानी कि कौन कौन से, एक्वेरियम, एक्वेरियम जहाँ पे फिश पाली जाती है, एक्वेरियम। और क्या हो सकता है मैन मेड, हमने कोई गार्डन बना दिया है ना, गार्डन। और क्या हो सकता है आर्टिफिशियल में, क्रॉप फील्ड, हमने कहीं पे कुछ खेती कर दी तो वो भी एक इकोसिस्टम प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन किसके द्वारा, मैन मेड। हमने कोई क्रॉप लगा दी तो क्रॉप फील्ड, गार्डन, एक्वेरियम, दीज आर मैन मेड इकोसिस्टम दैट आर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, एंड लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा दीज आर एक्वेटिक इकोसिस्टम। और नेचुरल इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट, डेजर्ट्स एंड ग्रासलैंड्स। नोट दिस स्टूडेंट्स। फिर हम आपको बायोटिक एंटीबायोटिक कंपोनेंट्स बताते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसको करते हैं रब। अभी हमने डिस्कस करी इकोसिस्टम की डेफिनेशन और डिस्कस किए इकोसिस्टम के टाइप्स की। दो तरीके के हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जो हमें नेचर ने दिए, और जो मैन ने बनाए वो हो गए मैन मेड, यानी कि आर्टिफिशियल। चलिए अब इसके आगे डिस्कस करते हैं। चलिए अगला है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। आगे हैं कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला कंपोनेंट है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स, इसका मतलब है लिविंग कंपोनेंट्स। चलिए अब इनको डिस्कस करते हैं। लिविंग कौन कौन है, लिविंग हम हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स लिविंग हैं, प्लांट्स लिविंग हैं, है ना, बहुत सारे माइक्रोब्स लिविंग हैं, इंसेक्ट्स लिविंग हैं। तो ये सारे क्या हैं, लिविंग। तो लिविंग को इधर पे देखेंगे हम। बायोटिक कंपोनेंट में कौन देखेंगे, लिविंग को देखेंगे। तो लिविंग में देखते हैं स्टूडेंट्स, पहला होता है प्रोड्यूसर्स। ए में पहला है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, इन्हीं को हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, जो हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़े थे, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। प्रोड्यूसर्स कौन हुए, ग्रीन प्लांट्स, यही होते हैं प्रोड्यूसर्स। ये क्या करते हैं, सिंथेसाइज देयर ओन फूड, देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस करके ये अपना खुद का फूड सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। फोटोसिंथेसिस से अपना खुद का फूड बना रहे होते हैं। कौन, प्रोड्यूसर। ये कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, अपना फूड खुद बना रहे होते हैं। और क्या होता है, ये मिनरल्स का यूज़ कर रहे होते हैं। किसका यूज़ कर रहे होते हैं, हाँ, कैप्चर करते हैं सोलर एनर्जी। यही प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, कैप्चर सोलर एनर्जी। जो सोलर एनर्जी आ रही है उसको कैप्चर कौन करता है, प्रोड्यूसर्स। उस सोलर एनर्जी का ही यूज़ करके ये क्या बनाते हैं, फूड। अच्छा, ये कितनी सोलर एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी आ तो रही है, सनलाइट ऊपर से आ रही है, कितनी सनलाइट को खुद के अंदर कैप्चर करते हैं, दैट इज़ 1%। दे कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट। 1% ऑफ सनलाइट को ये कैप्चर करते हैं, 1% ऑफ सनलाइट को ये कैप्चर कर पाते हैं। और कितनी लाइट आ रही है उसमें से केवल ये 1% को ही कैप्चर कर पाते हैं, कौन, प्रोड्यूसर्स। ये कौन होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ये खुद का फूड खुद ही सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, कैप्चर करते हैं सोलर एनर्जी, 1% ऑफ सनलाइट की सोलर एनर्जी कैप्चर करते हैं ग्रीन प्लांट्स। और आप यहाँ पे एक और लिख लीजिए स्टूडेंट्स, एल्गे भी यही काम करती है। नोट दिस स्टूडेंट्स। फिर बढ़ते हैं प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर्स पे। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, अभी देखिए हमने प्रोड्यूसर्स देखे जो खुद का फूड खुद बना रहे हैं, डिपेंड नहीं है दूसरों पे, सेल्फ डिपेंडेंट है। अब हम देखेंगे कंज्यूमर्स जो कि डिपेंड होंगे प्रोड्यूसर्स पे फॉर देयर फूड, यानी कि वो हेटेरोट्रॉफ्स होंगे जो कि प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करेंगे।
फिर उनमें भी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, सॉरी कंज्यूमर्स में ही फिर हम देखेंगे हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। चलिए इसको कर दें रब कर दें स्टूडेंट्स। बायोटेक कंपोनेंट में हमने डिस्कस कर लिया प्रोड्यूसर्स, अब इसको करते हैं रब। अब डिस्कस करना हमें क्या, ये बायोटेक कंपोनेंट, सॉरी बायोटेक कंपोनेंट में ही कंज्यूमर्स। बायोटेक कंपोनेंट बोले तो लिविंग कंपोनेंट्स। अब लिविंग कंपोनेंट्स में डिस्कस करना है कंज्यूमर्स। सेकंड दैट इज कंज्यूमर्स। इनको हम हेटेरोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं। इनमें भी कुछ टाइप्स होते हैं। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो फूड के लिए डिपेंड होते हैं किस पे, प्लांट्स पे। प्रोड्यूसर्स फॉर फूड, इनमें टाइप्स होते हैं। इनके टाइप्स डिस्कस करते हैं। इनके टाइप्स में सेकंड में, एक ही सेकंड में, ऐसा नहीं। पहला है हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स क्या होते हैं, ईट प्लांट्स, ये डायरेक्टली प्लांट को ईट करते हैं, ईट प्लांट्स, ठीक। दूसरे होते हैं कार्निवोर्स। ये क्या करते हैं, ईट फ्लैश और एनिमल्स, ये एनिमल्स और फ्लैश को ही खाते हैं, ठीक है। फ्लैश, मीट, आप यहाँ मीट भी लिख सकते हैं। मांस खाते हैं ये लोग, कौन, कार्निवोर्स। हार्बीवोर्स प्लांट्स खा रहे थे। ओमनिवोरस, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ये क्या करेंगे, ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपने ऐसे भी देखे होंगे जो दोनों चीज़ें खाते हैं, है ना, प्लांट्स को भी खाते हैं और फ्लैश को भी खाते हैं, तो वो होते हैं ओमनिवोर्स। हार्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं फूड के लिए। कार्निवोर्स जो फ्लैश, एनिमल्स, मीट वगैरह पर डिपेंड होते हैं। एंड जो वो दोनों खाते हैं वो होते हैं ओमनिवोर्स। कौन होते हैं, ओमनिवोर्स। इनमें आपने देखा होगा कार्निवोर्स में कि कार्निवोर्स जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, कार्निवोर्स, उनमें थोड़े से शार्प टीथ होंगे, लायन, टाइगर। और जो अपने ओमनिवोर्स होते हैं लाइक डॉग, तो वो चीज़ें खाते हैं, है ना। तो दीज थिंग्स, ओमनिवोर्स में डॉग एग्जाम्पल हो जाता है, कार्निवोर्स में लायन, टाइगर, और हार्बीवोर्स में गोट, डियर। गोट सिर्फ वो घास खाती है, डियर, है ना। तो ये सब है, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इसको। हार्बीवोर्स में गॉट, कार्निवोर्स में लायन, ओमनिवोर्स में डॉग। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे, दैट इज डीकम्पोजर्स। इन कंज्यूमर्स में लास्ट है डीकम्पोजर्स। चलिए अब लास्ट है अपने इन्हीं में, कंज्यूमर्स में ही लास्ट, हेटेरोट्रॉफ्स में ही, दैट इज डीकम्पोजर्स। अपने हार्बीवोर्स हो गए, है ना, कार्निवोर्स, हार्बीवोर्स, ओमनिवोर्स, ये सब हो गए। अब हमको डिस्कस करना है क्या, अब डिस्कस करना है डीकम्पोजर्स। लास्ट हेडिंग इस बायोटेक कंपोनेंट में, डीकम्पोजर्स। क्या होते हैं डीकम्पोजर्स, ये होते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये होते हैं अपने कौन, डीकम्पोजर्स। ये किसको ईट कर रहे होते हैं, ये ईट नहीं कर, ये ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन डेड एनिमल्स, मरे हुए एनिमल्स और प्लांट्स को ये ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स पे जो काम करते हैं वो होते हैं डीकम्पोजर्स, ठीक, डीकम्पोजर्स।
ये क्या कर रहे होते हैं, रिटर्न करते हैं, रिटर्न न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल। जैसे मान लीजिए एक प्लांट था, उसने बहुत सारे सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लिए थे, अब वो प्लांट्स गिर गया, टूट गया, तो अब उस पर डिकम्पोजर्स काम करेंगे, या कोई बंदा मर गया है, कोई जानवर मर गया है, तो उस पर डिकम्पोजर्स काम करेंगे और न्यूट्रिशन को कहाँ भेज देंगे, न्यूट्रिएंट्स को रिटर्न कर देंगे सॉइल से, जहाँ से उन्होंने वो न्यूट्रिएंट्स लिए थे वहीं वो उनको रिटर्न कर देते हैं। कौन, डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, जो कि किसको ईट कर रहे होते हैं, डेड एनिमल्स और फंजाई को ईट कर रहे होते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद वो रिटर्न कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो भी एनिमल से या फिर प्लांट से लिए थे सॉइल से, वो रिटर्न कर देते हैं सॉइल को। कौन, डिकम्पोजर्स। चलिए स्टूडेंट्स, अच्छा ये डिकम्पोजर्स अलग से ही हेडिंग थी, कंज्यूमर्स से हटके एक अलग से हेडिंग आई थी डिकम्पोजर्स। एक थे प्रोड्यूसर्स, एक थे कंज्यूमर्स और एक थे डिकम्पोजर्स। तो हमने तीनों को अच्छे से डिस्कस कर लिया, प्रोड्यूसर्स को भी, कंज्यूमर्स को भी और डिकम्पोजर्स को भी हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसको करते हैं रब और डिस्कस करते हैं अपने आगे के टॉपिक्स, दैट इज बायोटिक कंपोनेंट हो गया अब हमारा। अब हमें कौन सा कंपोनेंट डिस्कस करना है, एबायोटिक कंपोनेंट। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में अब हमें डिस्कस करने हैं एबायोटिक। और इकोसिस्टम में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का। बायोटिक हमने देख लिए कौन कौन है, प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और डिकम्पोजर्स हैं। अब हमें डिस्कस करनी है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक मतलब जिनमें जान नहीं है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स दैट इज बी, इनमें क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, कौन होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। इनमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें देखें तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कि सनलाइट, सनलाइट जो कि आ रही है सन से, तो वो भी एक क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है, एबायोटिक है। दूसरा है वाटर, वाटर। तीसरा है सॉइल, सॉइल। एयर, एयर। मिनरल्स, मिनरल्स। ये सब कैसे हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5, ये 5 क्या है हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो भी एक एबायोटिक कंपोनेंट ही है, टेम्परेचर। अगर एबायोटिक कंपोनेंट नहीं होंगे तब भी लाइफ होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बिना सनलाइट के प्रोड्यूसर्स अपना फूड नहीं बना पाएंगे, कंज्यूमर उस फूड को टेक नहीं कर पाएंगे, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो लाइफ के लिए एबायोटिक कंपोनेंट भी ज़रूरी है और बायोटिक कंपोनेंट भी ज़रूरी है। तो स्टूडेंट नोट कर लीजिए एबायोटिक कंपोनेंट जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं। सनलाइट, वाटर, सॉइल, एयर, मिनरल्स, टेम्परेचर, ये सब क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा यहाँ पे होता है कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, टॉपिक फिनिश। आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं रब। नहीं किया हो तो यूट्यूब पे पॉज का बटन है ही, आप उसको क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद वीडियो को पॉज कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं व्हाट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फूड चेन। फूड चेन नेक्स्ट टॉपिक है, फूड चेन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, फूड चेन। फूड चेन, फूड चेन क्या होती है, अ लीनियर चेन, अ लीनियर चेन of organisms or animals, of organisms which shows transfer, what transfer of, किसका, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, किस चीज़ का ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर, फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर,
फ्रॉम वन organisms टू अनदर, एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाने को ही क्या कहते हैं, हम फूड चेन कहते हैं। क्या होती है ये? एक लीनियर पाथवे होता है या लीनियर चेन होती है। किसकी होती है? ऑर्गेनिजम्स की होती है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से एनर्जी कहाँ जा रही है? दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रही है। देखिए एग्जाम्पल्स, ग्रास से शुरुआत करते हैं, घास से। घास को कौन खाएगा? घास को मान लीजिए खाया किसी इंसेक्ट ने या ग्रास हॉपर ने, ठीक है। ग्रास को किसने खाया? ग्रास हॉपर ने खाया, ठीक। ग्रास हॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने। फ्रॉग ने खाया किसको? ग्रास हॉपर को। ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने। फ्रॉग को खाया स्नेक ने। फ्रॉग भैया को कौन खा गए? स्नेक खा गए भाई साहब। स्नेक भाई साहब खतरनाक, खा गए फ्रॉग को। लेकिन स्नेक से भी खतरनाक कौन? ईगल। ईगल किसको खा गई? स्नेक को ही खा गई। तो इस तरीके से हमारी फूड चेन बनी। फूड चेन कैसे बनी? एक लीनियर चेन थी ऑर्गेनिज्म की, जिसमें क्या हो रहा था? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा था एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे देखें एनर्जी, ग्रास ने क्या लिया? सनलाइट कैप्चर करी, फूड बनाया, तो यहाँ कुछ एनर्जी थी। ग्रास हॉपर ने इसको, ग्रास को खा लिया, तो ग्रास हॉपर के पास कुछ एनर्जी चली गई। ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, तो ग्रास हॉपर की एनर्जी फ्रॉग के पास चली गई। फ्रॉग को स्नेक ने खाया, तो फ्रॉग की एनर्जी स्नेक के पास चली गई। पूरी एनर्जी नहीं जाती है, थोड़ा पार्ट एनर्जी का जाता है, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। एक्टिविटीज़ करेगा ना ग्रास हॉपर कुछ, इसकी डाइजेशन वगैरह, तो हीट के फॉर्म में बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो फ्रॉग से स्नेक आ गई एनर्जी जितनी भी आई हो। इसके बाद ईगल, फ्रॉग से कहाँ आ गई? ईगल। और मैं आपको बता दूं कि 10% रूल यहाँ पर रखता है, मतलब इसकी टोटल एनर्जी का 10% इसके पास जाएगा, फिर इसकी टोटल एनर्जी का 10% इसके पास, इसकी टोटल एनर्जी का 10% इसके पास। ये हम अभी कुछ ही टाइम बाद पढ़ने वाले हैं 10% लॉ लिंडमैन का। आप ये नोट कर लीजिए। एक और एग्जाम्पल लिखवा देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, दैट इज, इसकी भी शुरुआत ग्रास से ही है। ग्रास को खाया डियर ने, डियर को खाया टाइगर ने। तो ये इस तरीके से चलती है। चलिए स्टूडेंट नोट कर लीजिए इसको, फूड चेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल बोर्ड्स में आते हैं, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फूड चेन। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं ना। अब फूड चेन के टाइप्स। फूड चेन भी दो तरीके की होती है, एक तो जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो, यानी हमने ये पढ़ी ग्रास वगैरह वाली, ग्रास से स्टार्ट हो रही, ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है। दूसरी एक और होती है जो कि डेड मटेरियल, डेड एनिमल और प्लांट्स मटेरियल, जिस पर डीकम्पोजर काम करते हैं। डीकम्पोजर भी तो पढ़े ना हमने, बायोटिक कंपोनेंट। तो डीकम्पोजर किस पे काम करेंगे? डेड एनिमल और प्लांट पे, तो उनकी भी एक फूड चेन चलती होगी। तो फूड चेन के दो टाइप्स होते हैं, फूड चेन टाइप्स। फूड चेन के टाइप्स, पहला टाइप जो है वो है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। बी, दैट इज डेट्राइटस। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे थे फूड चेन में, वो इस वाली फूड चेन के देखे थे, डेट्राइटस फूड चेन। फूड चेन ये कहाँ से शुरू होती है? स्टार्ट्स फ्रॉम डेड मटेरियल, डेड एनिमल और प्लांट, या डेड मटेरियल, डेड मटेरियल से स्टार्ट होती है। डेड मटेरियल एनिमल और प्लांट से स्टार्ट होती ही है। चलिए स्टूडेंट्स नोट दिस, या फिर आप इसकी जगह डेड ऑर्गेनिक मैटर भी लिख सकते हैं। मटेरियल ना लिख के हम आपको एक और अच्छा वर्ड लिखवाते हैं, डेड ऑर्गेनिक। ये एकदम मस्त वर्ड रहेगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर।
ये आप नोट कर लीजिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में आ सकता है कि बताइए फूड चेन के कितने टाइप्स हैं। तो 2 टाइप्स हैं, ग्रेजिंग फूड चेन एज वेल एज डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन कहाँ से शुरू होती है? प्रोड्यूसर से, यानी कि ग्रास और प्लांट्स से स्टार्टिंग होगी इसकी। डेट्राइटस फूड चेन डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है ना। जो हम जो बनाना मतलब जो भी चीज़ हम फेंकते हैं जो सड़ जाती है, सड़ गल जाती है, उस पर डिकम्पोजर्स काम करते हैं। तो वो होती है डेट्राइटस फूड चेन जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट हुई। जैसे मान लीजिए एक पेड़ से पत्ती गिरी, पत्ती नीचे गिरी, तो अब उस पर कौन काम करेगा? अब उस पर काम करेंगे डिकम्पोजर्स। पहले कुछ दिनों तक वो पड़ी रहेगी, थोड़ी सूख जाएगी, है ना, डेड हो जाएगी, वो मर जाएगी अपने, है ना, सब कुछ। तो फिर उस पर कौन काम करेंगे? केंचुए वगैरह, है ना, डिकम्पोजर्स काम करने लगेंगे। तो डिकम्पोजर्स अपना वो डेट्राइटस फूड चेन चलाएंगे। तो वो होती है डेट्राइटस फूड चेन, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर एनिमल्स और प्लांट्स पे काम करती है। चलिए अब अपना टॉपिक है स्टूडेंट्स फूड वेब। फूड चेन में हम देख रहे थे कि ग्रास है तो ग्रास को सिर्फ और सिर्फ डियर ही खा रही है, या फिर ग्रास है तो उसको कौन ईट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ ग्रास हॉपर ही ईट कर रहा है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में क्या होता है? उस ग्रास को बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स खा रहे होते हैं, है ना। डियर भी, ग्रास हॉपर भी, काऊ भी, और भी अदर ऑर्गेनिजम्स उस ग्रास को कंज्यूम कर रहे होते हैं ना। तो फूड वेब नेक्स्ट टॉपिक है। फूड वेब, इसमें क्या होता है? इट इज़ नेटवर्क ऑफ फूड चेन। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन। ये क्या होता है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन ये होता है। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन ये होता है। इसमें क्या होता है? बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। जैसे हमने देखा अभी कि ग्रास को कौन खा रहा था? ग्रास हॉपर। तो ऐसा थोड़ी है कि ग्रास हॉपर ही खाता है ग्रास। काऊ भी खाएगी, गोट भी खाएगी, बकरी, और काऊ भी खाएगी, और ग्रास हॉपर भी खाएगा। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उस ग्रास को खाए। अब ग्रास को किसने खाया? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को भी बहुत से लोग खा सकते हैं, जरूरी थोड़ी फ्रॉग ही खाए। और भी ऑर्गेनिज्म हैं जो उसको ईट कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। फिर जो है हमारा फ्रॉग है, फ्रॉग को भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर सकते हैं। स्नेक को, ईगल ही नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही डियर भी है, डियर को टाइगर भी कंज्यूम करेगा, लायन भी कंज्यूम करेगा, लेपर्ड भी कंज्यूम करेगा। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो कि यहाँ पे इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। ये क्या करता है स्टूडेंट्स? ये मेक्स इकोसिस्टम मोर स्टेबल। इस फूड वेब में क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स के पास ऑर्गेनिजम्स हैव अल्टरनेटिव फूड सोर्स। अल्टरनेट फूड सोर्स, अलग अलग सोर्स होते हैं, अल्टरनेट फूड सोर्सेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्या करता है? इट मेक्स इकोसिस्टम मोर स्टेबल। ये इकोसिस्टम को और भी स्टेबल बना देता है। इकोसिस्टम मोर स्टेबल, ये इकोसिस्टम को बहुत स्टेबल कर देता है। तो ये 3 पॉइंट थे आपके फूड वेब से रिलेटेड। जब बहुत सारी फूड चेन, आप आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में देखिएगा फूड वेब किस तरीके से दिया गया है। बहुत सारी फूड वेब जब इंटरकनेक्ट हो जाती हैं तो वो फूड चेन इंटरकनेक्ट हो जाती हैं तो वो फूड वेब बनाती हैं। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म के पास अल्टरनेटिव फूड सोर्स होते हैं, अलग अलग फूड सोर्स होते हैं, और ये इकोसिस्टम को ज़्यादा स्टेबल बना रहा होता है। कौन? फूड वेब। चलिए स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रॉफिक लेबल्स। ट्रॉफिक लेबल्स, चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं ट्रॉफिक लेवल। अब हम पहुंचने वाले हैं धीरे धीरे 10% एनर्जी लॉ के पास पहुंच रहा है, जो किसने दिया था? लिंडमैन साहब ने दिया था, उसी के पास पहुंचने वाले हैं। चलिए डिस्कस करते हैं, क्या है डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रॉफिक लेबल्स। ट्रॉफिक लेवल्स, ये कंसेप्ट जो है ट्रॉफिक लेवल का वो किसके लिए है? फूड चेन के लिए है। ट्रॉफिक
लेवल्स कंसेप्ट किसके लिए, फूड चेन के लिए। तो ईच लेवल या ईच स्टेप इन फूड चेन, जैसे कि पहला स्टेप क्या था, ग्रास को किसने ईट किया, ग्रास को ईट किया ग्रास हॉपर ने। ईच स्टेप इन फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल, इज कॉल्ड TL। ट्रॉफिक लेवल को हम क्या लिख रहे हैं, TL। देखते हैं कौन कौन सा होता है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो होती है वो होती है प्रोड्यूसर्स। सबसे पहली ट्रॉफिक लेवल पे कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। पहली ट्रॉफिक लेवल कौन बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स, यानी कि ग्रास और प्लांट्स। सेकंड ट्रॉफिक लेवल जो होती है वो बनाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, मतलब जो इनको खाएंगे, यानी कि हार्बीवोर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स दैट आर हार्बीवोर्स। कंज्यूमर्स हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स। थर्ड दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होंगे कौन, कार्निवोर्स, कार्निवोरस, है ना। फोर्थ जो होगी वो भी कार्निवोर्स ही बनाएंगे, दैट इज टर्शरी, जिसे हम कहते हैं टर्शियरी, टर्शियरी कंज्यूमर्स, वो भी कार्निवोर्स ही होते हैं, कार्निवोर्स। तो ये होते हैं, ठीक। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स, सेकंड ट्रॉफिक लेवल को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो कि हार्बीवोर्स होते हैं, जो घास खाते हैं, हार्बीवोर्स। थर्ड ट्रॉफिक लेवल होती है दैट इज कार्निवोर्स। ये ट्रॉफिक लेवल्स हैं, ट्रॉफिक लेवल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब क्या है, ट्रॉफिक लेवल ही है। प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। थर्ड ट्रॉफिक लेवल हमारी सेकेंडरी कंज्यूमर्स की है। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हमारी टर्शरी कंज्यूमर्स की है, दैट आर ऑल्सो कार्निवोर्स। नोट कर लीजिए आप स्टूडेंट्स इतना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आपने इतना नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं रफ और अब डिस्कस करते हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। चलिए इसको करते हैं रफ। अगर आपने नोट नहीं किया हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। एनर्जी कैसे फ्लो करती है। चलिए एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम को डिस्कस करते हैं। एनर्जी फ्लोज एनर्जी फ्लो, नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी फ्लो। ये जी नहीं है, ये वाई। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम किस तरीके से फ्लो होती देखते हैं। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, एनर्जी जो होती है स्टूडेंट वो फ्लो होती है एक ही डायरेक्शन में। एनर्जी फ्लोज इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। फ्रॉम, या फिर आप ऐसा इन वन डायरेक्शन, यहाँ पे आपको लिखवाते हैं। सन से वो कहाँ आई एनर्जी, प्रोड्यूसर्स में आई। प्रोड्यूसर्स से वो एनर्जी कहाँ चली जाती है, कंज्यूमर्स में चली जाती है, कंज्यूमर्स में चली जाती है। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर्स से एनर्जी वापस प्रोड्यूसर्स में आए, प्रोड्यूसर से वापस कहाँ आ जाए, सन के पास आ जाए, तो ऐसा नहीं है। एनर्जी सिर्फ और सिर्फ सन से प्रोड्यूसर्स आएगी, प्लांट्स में आएगी, प्लांट्स से एनर्जी कंज्यूमर्स एनिमल्स में चली आई, फिर उस एनर्जी को कोई भी वापस नहीं ला सकता है। दूसरा, एनर्जी लॉस takes place at each step, at each trophic level, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे हीट
एनर्जी का लॉस होता है एज हीट। हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का लॉस होता है एज हीट। एनर्जी जो होती है वो हीट के फॉर्म में, जैसे हमने एनर्जी ली किन से, फूड से, हमने कुछ खाना खाया जो कि प्लांट्स से आया था उसको लिया, फिर हम डाइजेशन करेंगे और हमसे हीट के फॉर्म में वो एनर्जी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, डिसिपेट हो जाएगी बहुत सारी। तो एनर्जी का लॉस होता है हर एक स्टेप पे, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एज अ हीट वो गर्मी के फॉर्म में बाहर निकलती है। एनर्जी फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। चलिए स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए आप, फिर इसको करते हैं रब। और नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज 10% लॉ। 10% लॉ को डिस्कस करते हैं। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं रब। अब डिस्कस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड्स का फेवरेट टॉपिक, जहाँ से बोर्ड्स क्वेश्चन पूछते हैं, जहाँ से बोर्ड्स क्वेश्चन पूछता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए डिस्कस करें, दैट इज 10% लॉ जो कि लिंडमैन ने दिया था। चलिए डिस्कस करते हैं 10% लॉ। 10% लॉ गिवन बाय लिंडमैन सर। लिंडमैन साहब ने इस लॉ को दिया था। लिंडमैन की स्पेलिंग सही है? यस स्टूडेंट्स, लिंडमैन की यही स्पेलिंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने दिया था ये नाम पूछते रहते हैं। इसमें क्या होता है, ओनली 10% ऑफ एनर्जी, 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी ही पास होती। कैसे आपको बताते हैं। मान लीजिए सन से कितनी परसेंट एनर्जी लेते हैं प्लांट्स, 1% ऑफ, है ना। तो मान लीजिए इन्होंने 1% लिया और इन्होंने 1000 जूल जो है एनर्जी बना ली। लेकिन ये किसको, गोट को सिर्फ ये इनका 10% देंगे, है ना, गोट। या फिर आप यहाँ पे लिखिए ग्रास हॉपर लिया, तो ग्रास हॉपर इसको ईट करेगा, कंज्यूम करेगा, तो इसका 10% जाएगा। इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 जूल। 10% निकालने के लिए क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, 1000 का डिवाइड आप 10 से कर दीजिए। कितने से डिवाइड कर, अगर आपको किसी भी चीज़ का 10% निकालना है तो उसका डिवाइड आप 10 से कर दीजिए, या फिर उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/10 से। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो कितना आ गया 10%, 100 जूल। तो 100 जूल एनर्जी इसके पास आ गई। इसको किसने कंज्यूम किया, फ्रॉग ने कंज्यूम किया। तो इसका 10% कहाँ आ जाएगा, फ्रॉग के पास, यानी कि 10 जूल। या फिर यहाँ पे आप 10,000 कर लीजिए, एक और जीरो लगा लीजिए, 10,000 जूल थी ये कितने जूल था, 10,000 जूल। तो ये हो गया आपका 1000 जूल और यहाँ हो गई आपकी 100 जूल। अब फ्रॉग किसने लिया, स्नेक ने लिया। स्नेक के पास केवल कितनी एनर्जी पहुँची, 10 जूल एनर्जी पहुँची, है ना। फिर स्नेक को किसने लिया, ईगल ने लिया। अब जब ईगल ने लिया तो उसके पास केवल और केवल कितनी एनर्जी पहुँच रही, 1 जूल। यहाँ आप 10 कर लीजिए, यहाँ आप 100 कर लीजिए, यहाँ पे आप 1000 कर लीजिए, एक जीरो और बढ़ा लीजिए, क्योंकि 1 जूल तो बहुत ही कम एनर्जी हो जाएगी। यहाँ आप एक जीरो को और शिफ्ट कीजिए, यहाँ आप 1000 जूल कर लीजिए, यहाँ पे आप कर लीजिए 1 लाख जूल। तो इतनी एनर्जी जो है वो 10% लॉ के हिसाब से पास होती है। ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। वो आपको दे देंगे ग्रास की एनर्जी की उन्होंने दे दी 1 लाख जूल, तो वो पूछ ले, हो सकता है फ्रॉग के पास कितनी एनर्जी है तो वो बताइए। 10% लॉ आप निकालिएगा, इसका 10% ये, इसका 10% ये। तो इस तरीके से आपका जो है 10% लॉस है जो कि लिंडमैन ने दिया था, उससे आप एनर्जी निकाल सकते हैं। अच्छा, ग्रास ने इसका कितना परसेंट लिया था, 1% ऑफ सनलाइट ही यूज़ करके उन्होंने अपनी एनर्जी बनाई थी। तो यहाँ पे फिर कितना हुआ, यहाँ पे भी 10%,
यहाँ पे भी 10% पास हुई, यहाँ पे भी 10%, 10% एक दूसरे में जाती रही। नोट दिस स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 10% लॉ गिवन बाय लिंडमैन। चलिए आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। इसको करते हैं रब। अब अच्छे स्टूडेंट इसके कुछ आपको वो बताते हैं कि इससे होता क्या है। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। ये क्या करता है स्टूडेंट, लिमिट्स द लेंथ ऑफ फूड चेन। जैसा मान लीजिए अब ईगल के पास कितनी कम एनर्जी है, तो ईगल को अगर कोई खाएगा तो उसको कुछ एनर्जी ज़्यादा नहीं मिलनी, इसलिए ईगल को कोई नहीं खाए। तो ये क्या करती है, लिमिट्स द लेंथ ऑफ फूड चेन की लेंथ को लिमिट करती है। नहीं तो फूड चेन अनलिमिटेड हो जाती, अगर 10% नहीं जा रही होती, पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती, तो क्या होता कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फूड चेन नहीं हो जाती, ईगल को भी कोई और खा लेता है, ऐसा करके बहुत बड़ी बड़ी फूड चेन हो जाती। इसलिए लिमिट करने के लिए हमें 10% लॉ लाना पड़ा। और आप सोच रहे होंगे वो 90% एनर्जी कहाँ गई, 10% तो पास हो गई लेकिन 90% कहाँ गई। तो हमने पहले ही एनर्जी फ्लो में ये डिस्कस कर लिया है कि जो एनर्जी होती है वो लॉस भी होती है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में लॉस होती है। तो 90% ऑफ एनर्जी वो अपने वर्क में यूज़ कर लेते हैं ऑर्गेनिजम्स, और हीट के फॉर्म में लॉस भी कर देते हैं। अब डिस्कस करते हैं अपना कि उसने क्या किया, 10% लॉ ने, 10% लॉ लिमिट्स, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, लिमिट्स द लेंथ ऑफ फूड चेन। लेंथ ऑफ फूड चेन को उसने लिमिट कर दिया, लेंथ ऑफ फूड चेन को उसने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट दिस। फिर अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पे ह्यूमन एक्टिविटी का क्या इफेक्ट है वो पढ़ते हैं। जैसे कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन क्या है, ओजोन लेयर कैसे बनती है, क्या होता है, ओजोन लेयर क्या है, कैसे हमें बचाती है वो, है ना। फिर हम पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, और वेस्ट का कैसे मैनेजमेंट करें, ये सब चीज़ें हमें अब पढ़नी है। चलिए इसको करते हैं ना, अब डिस्कस करते हैं अपने मेन टॉपिक, दैट इज़ ओजोन लेयर वाला टॉपिक आने वाला है। ओजोन लेयर का डिप्लेशन है आपकी बुक में। ओजोन लेयर क्या करती है, किस चीज़ कहाँ प्रेजेंट होती है, कौन सी लेयर में, तो ये सब आपको बताना है। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर होती है ना स्टूडेंट, वो प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। जो सन से यूवी रेज आ रही है ना, उनको वो वहीं पे रोक देती है। कौन कौन रोक देती है, ओजोन लेयर रोक देती है। कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में ही। देखिए एटमॉस्फेयर में कौन से कहाँ प्रेजेंट होती है, ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर, एक स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ये प्रेजेंट होती है। कौन, ओजोन लेयर। चलिए आपने इसको भी नोट कर लिया। आगे ओजोन लेयर बनती कैसे, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन यूवी के प्रेजेंस में क्या होता है, O+O में टूटता है, और इसको फिर एक और O मिल जाता है। आगे जाके क्या होता है, O+O+O 3O मिल जाते हैं, तो क्या बन जाता है, ओजोन मॉलिक्यूल बनता है, O3 मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज ओजोन। नोट दिस स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन टूटेगा दो नेसेंट ऑक्सीजन में, जब नेसेंट में टूटेगा तो एक और ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो O3 मॉलिक्यूल बना लेगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये O टूटा, ये फिर जाकर ऑक्सीजन के साथ मिले होंगे, तो एक O ने किसके साथ O3 मॉलिक्यूल बना लिया होगा। ये नेक्स्ट स्टेप है, ये नेक्स्ट स्टेप है कि O2 के साथ मिला होगा तो क्या हो गया होगा, O3 मॉलिक्यूल, दैट इज ओजोन मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ होगा। तो ये तो था ओजोन का फंक्शन कि वो हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बताता है। लेकिन ओजोन डिप्लेट हो रही है, तो क्यों डिप्लेशन हो रहा है ओजोन का, ओजोन डिप्लेशन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कॉजेस
ऑफ ओजोन डिप्लेशन। ओजोन लेयर जब हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में प्रेजेंट है, हमें यूवी रेज से बचा रही है, इसका डिप्लेशन क्यों हो रहा है? कॉजेस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। एक ही कॉज है, दैट इज रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू एनवायरनमेंट। दैट इज रिलीज ऑफ फ्लोरोकार्बन्स, दैट इज CFCs बाय रेफ्रिजरेटर्स। हम क्या यूज़ करते हैं? रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते हैं, और रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ रिलीज़ हो जाती है? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जाकर वो ओजोन लेयर को डिप्लेट करती है, उसको वो ख़त्म कर रही है। लेकिन अब तो स्टूडेंट्स इसमें जो है गवर्नमेंट ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को चेंज करके वो क्लोरोब्रोमोकार्बन को यूज़ कर रहे हैं ना। फ्लोरोकार्बन को हटा क्लोरोब्रोमोकार्बन को यूज़ करेंगे, जिससे डिप्लेशन बच रहा है। लेकिन मेन कॉज क्या है डिप्लेशन का? कि रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन बाय रेफ्रिजरेटर। हम जो रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ करता है, और ओजोन में जो है एटमॉस्फेयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करता है, जिससे ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है। चलिए, अब इस डिप्लेशन होगा तो डिप्लेशन से होगा क्या? पहले आप इतना नोट कर लीजिए, इसको फिर रब करते हैं। आपने इतना नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं रब। ओजोन लेयर का डिप्लेशन हुआ तो उससे होगा क्या? ये प्रोटेक्ट कर रही थी अर्थ को, किससे? हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर रही थी। अगर मान लीजिए ओजोन लेयर ही नहीं बची तो क्या होगा? मतलब अगर ऐसा ही उसका डिप्लेशन होता रहा तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, यूवी रेज अर्थ पे आने लगेंगी, और यूवी रेज जब अर्थ पे आने लगेंगी तो स्किन कैंसर होने लगेगा, आई डैमेज होने लगेगी, क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ऐसी चीज़ें होंगी, है ना। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर का अगर डिप्लेशन हुआ, यानी वो ऐसा ही ख़त्म होती रही, तो उससे होगा क्या? लीड्स टू व्हाट? लीड्स टू, जैसा ए पहला, स्किन कैंसर, स्किन कैंसर हो जाएगी, है ना, स्किन में कैंसर होने लगेगी। बी, दैट इज बी क्या होगा? क्रॉप की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। क्रॉप्स प्रोडक्टिविटी रिड्यूसेस, क्रॉप प्रोडक्टिविटी रिड्यूसेस, कम हो जाएगी। और अगर डिप्लेशन ऐसा ही होता रहा तो क्या होगा? एक तो स्किन कैंसर हो जाएगा, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, और आई डैमेज होगा। अगर हमारी आँखों पे ये पड़ती है तो हमारी आँखें भी ख़राब हो जाएंगी। तो इससे तीन मेन कॉज होते हैं, वो इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर ओजोन लेयर डिप्लेशन हुआ तो हमें स्किन कैंसर होने लगेगी, क्योंकि यूवी रेज बहुत ही हार्मफुल होती हैं, बहुत ही पेनिट्रेटिंग होती हैं, सीधे स्किन के अंदर जाएंगी और कैंसर कॉज करेंगी। क्रॉप प्रोडक्टिविटी को कम कर देती हैं और आई डैमेज भी करती हैं। तो ओजोन लेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर ये नहीं रही तो बहुत सारे बेकार चीज़ें होंगी। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट टॉपिक। दैट इज लास्ट टॉपिक ऑफ आवर दिस चैप्टर, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। लास्ट टॉपिक, मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट में स्टूडेंट्स हमें कुछ अच्छी चीज़ें पढ़नी, जैसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं वेस्ट को। पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ वेस्ट, मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट्स। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एनसीईआरटी के बेस पे टाइप्स, वेस्ट के टाइप्स। टाइप्स ऑफ वेस्ट, दो तरीके का वेस्ट होता है। पहला होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये वेस्ट कैसा होता है? डिग्रेडेड बायोलॉजिकली, खुद ब खुद ही ये ख़त्म हो जाएगा बायोलॉजिकली बाय माइक्रोब्स। जैसे कि एग्जाम्पल में हम बताते हैं आपको,
एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे हमने बनाना के पील्स फेंके, बनाना पील्स, बनाना के छिलके हमने डाले बाहर, बनाना पील्स, तो ये अपने आप हो जाएंगे। या फिर हमने किसी सब्जी के छिलके बाहर फेंके, या जो भी बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनको हम ज़मीन के नीचे गड़ा सकते हैं, ज़मीन के नीचे गड़ा देंगे तो वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। तो दीज आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स। एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स, वेस्ट ये जो होते हैं नॉट डिग्रेडेड बायोलॉजिकली, नॉट डिग्रेडेड बायोलॉजिकली, ये बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं होते हैं बायोलॉजिकली, और ये परसिस्ट करते हैं एंड परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक ये इन्वायरमेंट में बने रहते हैं। एग्जाम्पल इनमें क्या हो जाएगा, प्लास्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लास्टिक इज द एग्जाम्पल। नोट दिस स्टूडेंट्स, बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट हैं जो कि डिग्रेड हो जाएंगे बायोलॉजिकली बाय माइक्रोब्स, जैसे बनाना पील्स या फिर वेजिटेबल पील्स या फिर कोई जूस या फिर ऐसी चीज़ें जो कि नेचर से हमको मिली हैं, उनको अगर हम बाहर फेंकते हैं है ना, तो वो बायोडिग्रेडेबली बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो बहुत देर तक एनवायरनमेंट में बने रहते हैं, वो एकदम से ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे कि प्लास्टिक है ना, परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम इन एनवायरनमेंट, ये हार्मफुल होते हैं फॉर एनवायरनमेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब देखते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे करें। नोट दिस स्टूडेंट्स, फिर इसको करते हैं रब। चलिए इसको करते हैं रब और डिस्कस करते हैं कि क्या करें, है ना। तो टाइप्स ऑफ वेस्ट हमारा हो गया। अब मेन आता है कि मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो 3R प्रिंसिपल चलता है। 3R प्रिंसिपल जो है वो क्या है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, ये है 3R प्रिंसिपल। 3R प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट्स, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। 3R प्रिंसिपल का हम यूज़ करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट के लिए। 3R प्रिंसिपल, इसमें पहला R किसके लिए स्टैंड होता है, R स्टैंड्स फॉर रिड्यूस, पहला R होता है रिड्यूस के लिए, REDUCE, रिड्यूस। इसका मतलब है मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट्स, वेस्ट आप जितना कम प्रोड्यूस करेंगे उतना अच्छा होगा। मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट्स, मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट्स, वेस्ट्स का क्या है, मिनिमाइजेशन है। दूसरा R है, ये रहा फर्स्ट R। सेकंड R जो है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है, सेकंड R स्टैंड्स फॉर रीयूज़। तो हमें यूज़ अगेन, यूज़ अगेन, हमें किसी भी चीज़ को फेंकने से पहले उसको बार बार यूज़ कर लेना चाहिए। तो यूज़ अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन उसका यूज़ करना चाहिए। जैसे कोई फ़ोन ख़राब हुआ तो उसको सुधरवा के आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो रिड्यूस, रीयूज़, रीयूज़ मतलब आप बार बार किसी चीज़ को यूज़ करिए, एक बार में आप उसको मत फेंकिए, उसको आप रिपेयर कीजिए फिर से यूज़ कीजिए। रिड्यूस मतलब वेस्ट को कम कीजिए, रीयूज़ मतलब उस चीज़ को बार बार यूज़ कीजिए। जैसे कोई चीज़ टूट गई है तो फेविक्विक से जोड़िए, फिर से यूज़ करिए। अब आता है रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब होता है स्टूडेंट्स कन्वर्ट वेस्ट्स, जैसे जो चीज़ आपकी वेस्ट हो गई हैं उनको आप यूज़फुल प्रोडक्ट में चेंज कीजिए। कन्वर्ट वेस्ट इनटू यूज़फुल प्रोडक्ट्स, यूज़फुल प्रोडक्ट्स में आप उन चीज़ों को कन्वर्ट कीजिए जो चीज़ वेस्ट हो गई हैं, है ना। जो वेस्ट है उनको आप यूज़फुल प्रोडक्ट्स में क्या कीजिए, कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट वेस्ट्स इनटू यूज़फुल प्रोडक्ट्स, यूज़फुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करिए उन वेस्टेस को, दैट इज़ रिसाइकिल। यानी कोई वेस्ट हुआ उसको यूज़ करके कोई आप ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो कि रीयूजेबल हो। तो ये 3R प्रिंसिपल होते हैं जो कि वेस्ट के मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। अब लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा, वाई शुड वी कंजर्व एनवायरनमेंट, हमें एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है। चलिए
हम ये सब क्यों कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट वगैरह, क्योंकि एनवायरनमेंट बचा रहे। एनवायरनमेंट को बचा के हम करेंगे क्या? एनवायरनमेंट को बचाना इसलिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। अगर एनवायरनमेंट ही नहीं रहेगा तो फिर क्या, लाइफ भी नहीं रहेगी, इकोसिस्टम्स नहीं रहेंगे तो लाइफ नहीं रहेगी। और भी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, है ना, क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है, पूरी अर्थ जो है वो गर्म हो रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। और क्लाइमेट चेंज भी इसी तरीके से। अब हमारा है वाई शुड वी कंजर्व एनवायरमेंट। वाई शुड वी कंजर्व एनवायरमेंट, हमें एनवायरमेंट को क्यों कंजर्व करना है, ये है क्वेश्चन। वाई शुड वी कंजर्व एनवायरमेंट, इसका आंसर है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पहली चीज़ तो हमें इकोलॉजिकल बैलेंस बना के चलना है। तो टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस हमें बनाकर चलना है, दैट्स वाई। ओके, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। दूसरी चीज़ हमें क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो अभी की जनरेशन है, मतलब डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से कीजिए कि अभी की जनरेशन की नीड तो पूरी हो जाए और फ्यूचर जनरेशन की नीड भी डिस्टर्ब ना हो, यानी कि फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स कम ना पड़े और अभी की जनरेशन के लिए रिसोर्स जो है वो यूज़ भी हो जाए। यानी कि रिसोर्स का कुछ इस तरीके से यूज़ करना कि अभी की जनरेशन की नीड पूरी हो जाए और जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उसके लिए भी रिसोर्स कम ना पड़े। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस और टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, टू सेव बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब समझते हैं आप, हमारे इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है ना, या फिर पूरी अर्थ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। कितने टाइप्स के एनिमल्स प्रेजेंट हैं, ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स, मंकीज़, काउज, बफेलोज, ऑक्स, याक वगैरह वगैरह, ढेर सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब लाइफ वाली डाइवर्सिटी, इनमें लाइफ है। तो हमें कंजर्व करना है किसको, बायोडाइवर्सिटी को, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को। इसीलिए हमें क्या करना ज़रूरी है, एनवायरनमेंट को बचाना ज़रूरी है। चलिए स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर ये होता है यहीं पे ख़त्म। हमने इसको एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया और यहीं पे आप पहले इसको नोट कर लीजिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स यहीं पे आपकी क्लास 10th साइंस के सारे चैप्टर होते हैं ख़त्म। हमने आपको यहाँ पे सारे चैप्टर प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए, इसमें हमने जितने भी कंसेप्ट बताए वो आपको समझ आए, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हमने सारी क्लास 10th के साइंस के चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। अब स्टूडेंट्स आप बताएं हमें किस और सब्जेक्ट पे वीडियो बनानी चाहिए कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद स्टूडेंट्स।